साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 13 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 14 हरित क्रांति। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इनका नाम कभी कभी मिलता है नॉर्मन ई बोरलॉग। तो विश्व में हरित क्रांति बोरलॉग ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइबोआ प्रांत में हुआ। ये अमेरिका के निवासी थे, ये भी ध्यान रखना है। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा। ये निवासी अमेरिका के थे, जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन इन्होंने कार्य मैक्सिको में किया, ये भी ध्यान रखना है। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। इन्होंने जो फसल तैयार की वो थी गेहूं, ये ध्यान रखना। गेहूं की फसल की उत्पादकता बढ़ाई, यानी उच्च उत्पादकता वाले बीजों का निर्माण किया था इन्होंने। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुए। बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। जब विश्व की बात आए तो नॉर्मन ई बोरलॉग, और जब भारत की बात आए तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया। इसके बाद से भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। तो जब हरित क्रांति की बात आए तो सिर्फ उच्च उत्पादकता वाले बीज ही नहीं, उर्वरक और सिंचाई ये भी साथ साथ है। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण वर्ष 1966 से 1981 तक चला, ये ध्यान रखना। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसका दूसरा चरण वर्ष 1981 से 1995 की अवधि को माना जाता है, और तीसरा चरण 95 से प्रारंभ हुआ और देश के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत कर दिया गया। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ मिला गेहूं को। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वहीं वर्ष 2000-2001 में ये 69.68 मिलियन टन और वर्ष 2021 में 106.8 मिलियन टन हो गया। देखो, 12 से 106, कितनी बड़ी ग्रोथ कर ली। ये वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण थी। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की खेती पर देखा गया, यानी सेकंड नंबर पे चावल है। हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो गेहूं तो सबको पता है, लेकिन कौन सा गेहूं? मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। वर्ष 2021-22 तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3,507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कारणों को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है। हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो भाई, हरित क्रांति में क्या क्या शामिल है वो आप देख लो। हरित क्रांति का मतलब सिर्फ उत्पादकता वाले बीज ही नहीं, बीज, उर्वरक, सिंचाई और तकनीक, ये सब चीजें शामिल हैं। और इनमें क्या क्या है? ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना, ये सब हरित क्रांति में शामिल है। तो ये चीजें तकनीकी के अंदर आ गई।
28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। 28 जुलाई 2000, ध्यान रखिएगा। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। अब कृषि से संबंधित क्रांतियां क्या क्या हैं ये आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। सुनहरी क्रांति, फल एवं सब्जी उत्पादन यानी उद्यान कृषि। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति, मांस उत्पादन और मटर उत्पादन, दोनों से संबंधित है लाल क्रांति। काली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन। गोल क्रांति, आलू उत्पादन। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। गुलाबी क्रांति, मांस निर्यात या झींगा मछली उत्पादन या प्याज उत्पादन। तो गुलाबी 3 चीजों से लिंक है। भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जा सकती है, यानी जीरो टिलेज एग्रीकल्चर। किसने दिया? GBPUANT पंतनगर, और पंतनगर वर्तमान में है उत्तराखंड में। आगे दिए हैं प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। ए 5वें दशक के दौरान, बी 7वें दशक के दौरान, सी 6ठे दशक के दौरान, डी 8वें दशक के दौरान। तो ये 1960 के बाद की घटना है। 1960 के बाद की घटना मतलब 7वां दशक जाएगा, यानी ऑप्शन बी। हरित क्रांति 20वीं सदी के 7वें दशक के दौरान 1966 से 67 प्रारंभ हुई। यह इसका प्रथम चरण था जो वर्ष 81 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। प्रश्न 2, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, MS स्वामीनाथन द्वारा, राजा कृष्णा द्वारा, RK राव द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में MS स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग या नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग किया। उन्होंने इसके अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाने की बात की। पहला है, मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना। दूसरा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तीसरा है, इसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र तथा संविदा कृषि पर बल देना आवश्यक है। प्रश्न 3, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश के? तो ये किस देश के थे भाई? अमेरिका के। काम कहाँ किया था इन्होंने? मैक्सिको में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, तीनों ही पुरस्कार प्राप्त हुए। बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, वर्ष 2006 में पद्म विभूषण सम्मान मिला बोरलॉग को। नेक्स्ट प्रश्न चौथा, विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो विश्व की बात आ गई ना, MS स्वामीनाथन नहीं होगा, बोरलॉग होंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 5, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा, तो हरित क्रांति से संबंध किसका रहा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनको कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के जनक या हरित क्रांति के पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट को है। नेक्स्ट प्रश्न 6, हरित क्रांति से अभिप्राय है? हरी खाद का प्रयोग? नहीं। अधिक उपज उगाना? नहीं। उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 से हुआ माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों हाई यील्ड सीड का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉक फेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। रॉक फेलर फाउंडेशन भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा एक 20वीं सदी के दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है?
ऑप्शन ए हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, बी गहन कृषि जिला कार्यक्रम, सी उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, डी बीज उर्वरक जल तकनीकी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका सही उत्तर है सी उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न 8, हरित क्रांति संबंधित है तो ये किससे थी? गेहूं की फसल से, यानी ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 66-67 विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली और जो कि हरित क्रांति का आधार बनी। नेक्स्ट प्रश्न 9, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो सबसे ज्यादा किसको हुआ? गेहूं का, और सेकंड नंबर पे था चावल। नेक्स्ट प्रश्न 10, हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया? गेहूं, सेकंड नंबर पे चावल। चावल नहीं, गेहूं ही पूछा जाता है अक्सर। प्रश्न 11, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है? चावल के उत्पादन में, दालों में, पटसन में, गेहूं में। तो स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति और प्रभाव कहाँ? गेहूं, ऑप्शन डी। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके पश्चात वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की। प्रश्न 12, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी थी? तो क्या था? गेहूं। अब देखो यहाँ 2 गेहूं दे रखे हैं, एमर गेहूं, मैक्सिकन गेहूं। तो आपको ध्यान होना चाहिए वो था मैक्सिकन गेहूं। भारत में 1960 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियों, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 13, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था, ये था 2000 किलोग्राम, यानी ऑप्शन बी। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन पहले से लगभग 3 गुना हो सका था। वर्ष 2021-22 तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3507 किलोग्राम तक पहुंच गई। तो ये 2000 वाला जो है ये प्रश्नकाल के दौरान है, अब वर्तमान में 3500 तक पहुंच गया। नेक्स्ट प्रश्न 14, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना। इसमें कौन कौन से सही हैं? चारों में से इसमें मात्र 2 और 4 सही हैं, ऑप्शन सी। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीक का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कहीं नहीं कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न 15, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। पहला है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, तो बीज इसमें थे। सिंचाई बिल्कुल थी। ग्रामीण विद्युतीकरण, हाँ तकनीकी के अंदर था। ग्रामीण सड़क और विपणन, बिल्कुल ये भी तकनीकी में था। तो इसके सारे सही, ऑप्शन डी। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई, अन्य तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देना। अब अन्य तकनीकी प्रयोग में क्या थे? ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना। इनके हिसाब से हरित क्रांति के नाम से इनको जाना गया। अतः हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक समाहित हैं। प्रश्न 16, कथन कारण, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। बिल्कुल सही बात, वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, ये भी सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। सही तो दोनों है, यानी ऑप्शन ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। क्योंकि हरित क्रांति का मैक्सिमम बेनिफिट पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला,
अन्य जगहों पे नहीं मिला। उसके बाद थोड़ा मोड़ा छुट-पुट जगहों पे और मिला, और जो बाद में सदाबहार क्रांति आई, उसका लाभ संपूर्ण भारत को मिला, लेकिन वास्तव में पूरे भारत को नहीं मिला है। उसमें भी असमानता रही है, इसलिए यहाँ जो इन्होंने असमानता की बात कही, ये भी सही है। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों, विशेष रूप से गेहूं चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति कुल फसल क्षेत्र के 40% क्षेत्र पर ही प्रभावी हुआ, 60% क्षेत्र अछूता रहा। हरित क्रांति से क्षेत्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं में वृद्धि हुई, लेकिन इसका मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी ना हो पाना रहा, ना कि उत्पादन में वृद्धि। अब यहाँ देखो, मेन चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि कुछ क्षेत्रों में हरित क्रांति प्रभावी नहीं हो पाई। क्यों? हरित क्रांति में उर्वरक भी चाहिए, सिंचाई भी चाहिए और उत्पादकता वाले बीज भी चाहिए, फिर तकनीकी भी चाहिए। अब बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिंचाई की पर्याप्त साधन है ही नहीं, तो जब सिंचाई ही नहीं है तो उर्वरक क्या करेंगे? तो उन जगहों पे हरित क्रांति सही से प्रभावी नहीं हुई, और जब वहां सही से प्रभावी नहीं हुई तो उनको पर्याप्त लाभ नहीं मिला, यानी असमानता बन गई। ये है। नेक्स्ट प्रश्न 17, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषीय क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, तो इंद्रधनुष में सारे हैं। 28 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। तो नई राष्ट्रीय कृषि नीति वर्ष 2000, इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति, सारी शामिल है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न 18, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मैचिंग मैचिंग। सूची 1 में है खाद्यान्न, 2 में है क्रांति, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, उर्वरक, और इधर है हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति। तो खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति था, ए को 1 से मिलाया, नीचे ऑप्शन देखे मिल गया। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, बी का 3, मत्स्य पालन नीली क्रांति, सी का 2, उर्वरक भूरी क्रांति, डी का 4। नेक्स्ट प्रश्न 19, गुलाबी क्रांति संबंधित है। कपास से, लहसुन से, अंगूर से, प्याज से। तो गुलाबी क्रांति कई सारी चीजों से थी, यहाँ क्या चीज है? प्याज। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां तथा उनके उत्पादन प्रकार: काली क्रांति पेट्रोलियम से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर, पीली क्रांति तिलहन से। नेक्स्ट 20, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे थी? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ऑप्शन में है नहीं, लेकिन कच्चा तेल उत्पादन पेट्रोलियम ही है। प्रश्न 21, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से, यानी मैचिंग मैचिंग, क्रांति संबंधित क्षेत्र मैच करने हैं। क्रांति में है गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति। इधर है तिलहन, बागवानी, पेट्रोलियम, उर्वरक। आपको पता है काली क्रांति कहाँ थी? पेट्रोलियम, डी का 3 मिला दो। और कोई सी क्रांति ध्यान आ रही है? पीली क्रांति तो पता है ना, पीले पीले फूल होते हैं सरसों के, सी को मिला दो 1 से। अब देखो ऑप्शन में भाई, डी का 3 और सी का 1, यानी ऑप्शन डी और ए नहीं हो सकते, बी सी में अभी भी गुंजाइश है। तो ग्रे क्रांति और गोल्डन क्रांति, इधर बचा बागवानी, शहद और उर्वरक। क्या चीज समझ में आ रही? उर्वरक से संबंधित कौन सी थी? ग्रे क्रांति, 4 से मिला दो, यानी ऑप्शन सी। तो गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद। गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद उत्पादन से, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सुनहरी क्रांति उद्यान से, बिल्कुल। गोल्डन क्रांति जो थी बागवानी से थी। श्वेत क्रांति दूध से, बिल्कुल सही। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है। नीली क्रांति कुक्कुट, नहीं यार, नीली क्रांति तो मत्स्य से थी। हरित क्रांति कृषि से, यानी ऑप्शन सी सही सम्मिलित नहीं है। सुनहरी क्रांति का संबंध उद्यान से, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध कृषि फसलों के उत्पादन से, नीली क्रांति कुक्कुट से नहीं, मत्स्य उत्पादन से संबंधित। समुद्र का पानी नीला नीला होता है, तो मछली से रिलेटेड कर दो इसको। नेक्स्ट 23, नीली क्रांति समुद्र का नीला पानी, मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य पालन,
प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य पालन। 26, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य पालन। 27, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है? मत्स्य पालन। मत्स्य को ही तो मछली कहते हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न 28, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था? GBPUANT पंतनगर उत्तराखंड, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी जीरो टिलेज, यानी इसमें खेत को जोतने के बजाय एक फसल काटने के बाद उसमें उसके जो अवशेष खड़े रह जाते हैं उनके बीच में ही नेक्स्ट फसल की बुआई कर दी जाती है, यानी इसमें शून्य जुताई कॉन्सेप्ट है। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जो वर्तमान में उत्तराखंड में, द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? भाई सही सुमेलित नहीं है। सफेद क्रांति दूध से संबंधित थी। हरी अनाज से थी। सुनहरा उद्यान से था। नीली क्रांति मुर्गी पालन थोड़ी, ये तो मत्स्य पालन है, यानी ये गलत है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में नीला शब्द नीली क्रांति का सूचक है, जो प्रतीकात्मक रूप से मत्स्य पालन से संबंधित है, न कि मुर्गी पालन से। नेक्स्ट प्रश्न 30, निम्नलिखित में कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? गन्ना, कपास, केला, बाजरा। तो गन्ना भी व्यापारिक है, कपास भी व्यापारिक है, केला भी है, लेकिन बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है। दिए गए फसलों में बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है। भाई तुलनात्मक दृष्टि से गन्ना, कपास, केला व्यापारिक फसलों की श्रेणी में आते हैं तथा इन्हें नगदी फसल भी कहा जाता है। परंतु ध्यातव्य रहे कि कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में ये एक जीविका फसल है, क्योंकि हमारा भारत बहुत विशाल है, इसलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थिति हो सकती है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।